तो ग्रेविटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है। मतलब इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, और आई थिंक मास तो सबके पास है, अगर हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो मास है, ये है, दो ऑब्जेक्ट है, देखो m1 m2, ठीक है, इसके पास भी मास है, इसके पास m1, इसका मास m2 kg में। इसके सेंटर देखो, दूरी हमेशा सेंटर से नापी जाती है, m1 m2, इसके सेंटर से इसके सेंटर, ध्यान देना दूरी से सेंटर से होती है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस आप d लिख लो। तो इन दोनों के बीच ऐसा देखा गया कि एक फोर्स काम करता है अट्रैक्शन का, हमेशा ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी उसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था, और इसी फोर्स का नाम रखा गया ग्रेविटेशन। अब एक सवाल आया कि सर अट्रैक्ट कर रहा बट हमको तो दिख नहीं रहा, हमको दिख नहीं रहा है कि ये उसके तरफ जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन हमने बोला हर जगह लगता है, हर जगह मतलब हमारे और उस चेयर के बीच में, हमारे और वॉल में लग रहा है। तो अगर हमको वॉल अट्रैक्ट कर रहा है और हम वॉल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई मेरे तरफ आ क्यों नहीं रहा है? तो बहुत सीधा सा जवाब है इसका। तो फोर्स लगने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वो चीज चलने लगेगा। चलेगा तब जब फोर्स इतना ज्यादा हो, उसके इनर्शिया से ज्यादा हो, तब वो चलेगा। उसका इनर्शिया का ब्रेक होगा तब ना चलेगा। जैसे देखो, हम इस बोर्ड को धक्का मार रहे हैं, ये बोर्ड क्यों नहीं चल रहा है, कोई बोलेगा, तो कोई भी बोल देगा, छोटा बच्चा भी बोल देगा कि सर आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कम है, वो इस बोर्ड को चलाने लायक नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं? नहीं, लगा तो रहे हम फोर्स। हम ये नहीं बोल सकते कि हम फोर्स नहीं लगा सकते। तो ऐसा ही कुछ है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है बट ये कम होता है, इसलिए हर जगह चीजें चलती हुई नहीं दिखती है। अब कोई बोलेगा सर जब कोई चीज चलता ही नहीं है तो पता कैसे चला ग्रेविटेशन वर्ड है, वगैरह वगैरह। तो दो तीन एग्जांपल से तुम आराम से देख सकते हो। जैसे हम पृथ्वी, कोई पेन को छोड़ दिए तो ये पृथ्वी की तरफ गिर रही है, क्यों? ग्रेविटेशन यहां चल रहा है। क्यों चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है। ग्रेविटेशन फोर्स काम तभी करेगा जब एक मास बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा मतलब लाखों केजी से भी ज्यादा भार होना चाहिए उसका, वो अगर खींचेगा तो चलना पड़ेगा तुमको। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में दिखते हैं, बट लगता सब जगह है, बट दिख रहा है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। कोई बोला क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास पे डिपेंड करता है। अगर मास ज्यादा रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर हम तुमसे पूछ ले कि मेरे पास 2 केजी का दो ऑब्जेक्ट है और 50 किलो का दो ऑब्जेक्ट है, किसके बीच ग्रेविटेशन ज्यादा है? तो 50 किलो वाले के बीच। क्यों? क्योंकि मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये फोर्स के वजह से अर्थ के चारों तरफ, देखो ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। अर्थ के चारों तरफ मून इसी फोर्स की वजह से घूम रहा है, खींच के रखे हुए मून को घुमाएगा। जो सन है उस सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी घूम रहे हैं, यानी वहां पर तो ग्रेविटेशन काम करता हुआ दिख रहा है ना आपको, बराबर वहां दिख रहा है। अर्थ पे क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज ये छोटे छोटे मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत थोड़ा सा होता है, इतना थोड़ा कि वो चला नहीं सकता, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पाएगा, बट लग रहा है सभी जगह। ठीक है, सबको समझ में आ गया? दो स्टार्स के बीच, स्टार्स तुम सुने होगे, गैलेक्सी सुने होगे, गैलेक्सी सुने हो, सैमसंग गैलेक्सी। क्या होता है गैलेक्सी? वो कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, हाँ आकाश गंगा, बराबर। मिल्की वे बोलते हैं, अपना गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा। तो गैलेक्सी जो होता है बच्चों वो स्टार्स का कलेक्शन है। तो इसमें भी स्टार्स अपने गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रहे हैं, वहां भी कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल। यानी कुल मिला के एक बच्चा ये बोला कि सर इसका ये मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के बाहर ज्यादा काम कर रहा है। बिल्कुल। तो बोला क्यों? क्योंकि ये लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, मून, स्टार, प्लैनेट कितने बड़े हैं, और हम लोग उनके सामने चींटी से भी छोटे हैं, उनसे तुलना करें तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बात तो पक्का है, बट आपको कहीं पे कम लग रहा है तो हमको ये फील नहीं होता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं भाई। लग रहा है पढ़ना पड़ेगा, अर्थ के बाहर ही लग रहा है तो भी पढ़ना पड़ता है। अर्थ पे भी लग रहा है, अर्थ चीजों को जो खींच रही है वो भी ग्रेविटेशनल की वजह से।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बोलेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके में मास है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन यूनिवर्स इस ब्रह्मांड में, देखो यूनिवर्स की बात की है इन्होंने, एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर by a force of attraction is called gravitational force। या सिर्फ ग्रेविटेशन भी आप बोल सकते हो। ओके, सबसे पहली बात ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी हमेशा चीजों को अट्रैक्ट करता है, कभी रिपेल नहीं कर सकता है। जैसे तुम बहुत सारे फोर्स देखोगे रिपेल भी करता है। कैसा, जैसे तुमने पढ़ा है कि प्लस माइनस आएगा तो अट्रैक्ट करता है और प्लस प्लस आएगा तो रिपेल करने लगता है। फिर तुमने देखा होगा कि नॉर्थ साउथ आएगा तो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट का फोर्स, और नॉर्थ नॉर्थ आएगा तो रिपेल कर जाएगा। यानी हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे भी फोर्स देखे हैं जो रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यह हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अगला, किधर अट्रैक्ट करता है किसी भी वस्तु को, तो अपने सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अब कोई यहां पर एक बॉल है, तो पृथ्वी उसको कैसे खींचेगी, यहां खींचेगी कि यहां खींचेगी, ये अर्थ का सेंटर है कि यहां खींचेगी, तो यहां खींचेगी, ये यहां पे आएगा खींच के। समझ में आ रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। ये देखो हमने एरो सेंटर से बनाया, ध्यान से देख लो, ऐसा नहीं कि ये इसको खींच रहा है ऐसे एरो बना दो, गलत। तो ये सेंट्रल फोर्स है, हमेशा सेंटर पे काम करता है। इट ऑलवेज अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। कितना फोर्स होता है भाई, कितना फोर्स लगाता है, तो इस फोर्स का तो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला है इसके लिए F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर तुमको हम दे दें मास 5 के लिए 10 kg, दूरी 5 मीटर, तो बताओ कितना फोर्स, आराम से निकाल सकते हैं। जहां पर जी का वैल्यू फिक्स होता है, जी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी डिवाइड में जाएगा तो -2। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों ऊपर ऊपर लिखा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका ये मतलब होता है कि अगर ये मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट इसमें ये बोला था न्यूटन साहब ने कि इन दोनों का मास पे वो डिपेंड करता है। और अभी हम तुमको एग्जांपल दे रहे थे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में दिखता है। क्यों, क्योंकि मास बड़ा होगा तो ये फोर्स का वैल्यू भी बड़ा हो जाएगा।
यानी अगर हम तुमसे पूछ दें कि मेरे पास अर्थ है और मेरे पास मार्स है और मेरे पास अर्थ है और मेरे पास जुपिटर है, बताओ किसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मार्स जुपिटर के बीच कि अर्थ मार्स के बीच? बताइए क्यों? हाँ, जुपिटर बड़ा है, इसका मास ज्यादा है। ठीक है, जुपिटर का मास क्या है बच्चों? ज्यादा है। ओके, ये ध्यान रखो। यानी ये बोलना चाह रहा है लॉ कि अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ने लगेगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसीलिए प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स इस सब में लगते हैं। अब इस पे एक ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं पेपर में, देखो कैसे। क्या क्वेश्चन आता है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास को हमने डबल कर दिया, दोनों के मास को हमने डबल कर दिया। डबल मतलब पहले जितना था उसका 2 टाइम्स। तो बताओ फोर्स कितना बढ़ेगा? तो देखो, इसको डबल किए, इसको डबल किए, तो 2 इंटू 2 फोर्स कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यानी अगर हम बोले डबल, देखो थोड़ा इस भाषा को समझेंगे। डबल का मतलब होता है इंक्रीज, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, डबल पढ़ते हैं मतलब बढ़ा दिए। तो अगर मास डबल किए तो फोर्स भी बढ़ेगा। डबल नहीं बढ़ेगा, देखो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। अगर हम एक ही मास को डबल करेंगे तो ये डबल ही होगा सिर्फ। ओके, ठीक है, तो ऐसे सवाल आ सकता है, या ऐसा आ सकता है कि हम एक मास को 2 टाइम्स बढ़ाएं, एक मास को 3 टाइम्स, तो फोर्स कितना बढ़ेगा? 2 इंटू 3 6 टाइम्स। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो पहला पॉइंट यूनिवर्सल लॉ में ये था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा बात क्या बोला इन्होंने? दूरी पर भी डिपेंड करता है भाई। अगर दूर ज्यादा हो जाओगे तो फोर्स वीक हो जाएगा, सीधी बात है। अगर हम जितना दूर चले जाएंगे फोर्स उतना कम हो जाएगा। तो बट वो स्क्वायर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो, इट इज इनवर्सली क्यों पढ़ रहा है? 1 अपॉन है तो इनवर्सली पढ़ते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ को फोर्स मत पढ़ना, गलत हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बार बार पढ़ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कौन सा प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, दोनों ऊपर है तो डायरेक्टली, या दोनों नीचे है तो भी डायरेक्टली, और अगर एक ऊपर नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर बड़ी जबरदस्त सवाल आते हैं। कोई बोलता है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल करें तो बताओ फोर्स कितना होगा? कोई बता रहा है? अगर हम डिस्टेंस को डबल करें तो फोर्स कितना होगा, बताइए। तो यहां पर 2d रख दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब डिक्रीज, बराबर है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरा घट जाता है ऑटोमेटिक। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर दें, हाफ मतलब क्या हुआ? कम हुआ। हाफ मतलब कम किया हमने। तो बताओ फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा, स्क्वायर करके बोलना है। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 टाइम्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आ गया तो अब अगला जवाब दो। अगर डिस्टेंस को हम 3 टाइम्स कर दें, तो फोर्स को क्या बोलेंगे? बताइए। डिस्टेंस 3 टाइम्स तो फोर्स कितना होगा बच्चों? बराबर 1/9 टाइम्स हो जाएगा। इसको तुम बोल सकते हो कि 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तुम चाहो तो इसको बोल सकते हो 9 टाइम्स डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? जब 1 अपॉन हो तो डिक्रीज बोलना है, सीधी बात है। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस को 1/3 कर दें, 1/3 यानी 1/3, तो 1/3 करें तो फोर्स कितना आएगा? जल्दी से बताओ, फोर्स कितना आ जाएगा? समझ गया? 9 टाइम्स इंक्रीज, यानी तुम देखो, जब हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं फोर्स घट रहा है, जब डिस्टेंस घटा रहे हैं फोर्स बढ़ रहा है। ये बढ़ा है तो घट गया, घटाए तो बढ़ गया। घटना बढ़ना कैसे पता चल रहा है? अगर डिवाइड में है तो डिक्रीज होता है और मल्टीप्लाई में तो इंक्रीज होता है, सीधी बात। ठीक है, तो इस पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं 1-1 मार्क के लिए। ठीक है, अब हो सकता है दोनों को मिला के पूछ ले, तो पहले हम दोनों को मिला के फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? इसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डिक्रीज इंक्रीज वाला। तो न्यूटन ने 2 स्टेटमेंट बताया इस लॉ के बारे में। क्या बताया उन्होंने? कि ये फोर्स 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला मास पे, अगर इनका मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। इन दोनों को मिला दिया गया और फॉर्मूला बनाया गया F प्रोपोर्शनल टू m1/m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर।
सबको पता है कि प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम इक्वल बनाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो था उसको बोला गया जी। क्या बोला गया? जी। जी क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर, जहां पर जी, जो जी क्यों लाया गया था इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल बनाने के लिए, वेयर जी इज कॉल्ड, जी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जी को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, विच इज कॉल्ड, इसका नाम ये नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वर्ड का क्या मतलब? इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल बनाने के लिए लगाया हुआ कांस्टेंट, विच इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। या इसका एक और नाम रखा गया था यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल कांस्टेंट? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू फिक्स है। और जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 बोलो या 7 भी बोल सकते हो, इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन। देखो इसका यूनिट कैसे है, जी का यूनिट चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई, और इसको डिवाइड। देखो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और ये डिस्टेंस का होता है मीटर, तो न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, और ये दोनों चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में 2 मार्क्स, यानी केजी 2 बार डिवाइड होगा तो केजी का पावर -2। ये जी का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, हर जगह यही होता है, पृथ्वी पर यही है, स्पेस में यही है, जुपिटर पे, मार्स पे, कहीं भी चले जाओ जी का वैल्यू इतना ही रहता है, फिक्स। यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला F = G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं, जहां पर जी का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है 6.67 या 6.7 भी बोल सकते हैं इसको राउंड अप में, इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आपको कल पढ़ा दिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ जी के बारे में, एसआई यूनिट ऑफ जी। ठीक है, देखो अगर आप ये फॉर्मूले याद करोगे तो आपको यूनिवर्सल लॉ याद नहीं करना पड़ेगा। कोई बोला कैसे सर? तो देखो इसी फॉर्मूला में न्यूटन ने लिखा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, बराबर। इसी से पहला स्टेटमेंट था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, और दूसरा पॉइंट था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो एसआई यूनिट ऑफ जी की बात करते हैं, तो अगर हमको यहां से जी का यूनिट चाहिए तो आप फॉर्मूला लिख लो F = G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब आपको जी का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, हम जब यहां भी करके बार बार बताते हैं, तो आ जाएगा F × डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। आपको यूनिट ऑफ जी चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को? यूनिट ऑफ जी। तो जी का यूनिट चाहिए तो सबका यूनिट रखना पड़ेगा। बताओ फोर्स का यूनिट सभी लोग जानता होगा, बताओ बच्चों फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो न्यूटन लिख दो इसके जगह पर। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस, मीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। मास का होता है केजी × केजी। अब देखो केजी का पावर 1, केजी का पावर 1, केजी का पावर 2, ऊपर आएगा तो -2, तो यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2। वो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मन में भी ये काम कर सकते थे, कल हम बताए थे। देखो दिस × दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये हम किए थे। देखो यहाँ पर हम बताते हैं ना फोर्स × डिस्टेंस का स्क्वायर है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी का पावर -2। ओके, अब आता है जी का वैल्यू कैसे निकाले हैं। जी का वैल्यू कैसे निकाले, ध्यान दो इधर अगला बच्चों, वैल्यू ऑफ जी। तो बच्चों जी का वैल्यू, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था हेनरी केवेंडिश। क्या नाम था उनका? हेनरी केवेंडिश। हेनरी केवेंडिश ने डिटरमाइन किया था जी का वैल्यू। हेनरी केवेंडिश CAVENDISH डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जी।
कैसे कैसे कैसे? बहुत आसान था। उन्होंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिया, दोनों का मास 1-1 केजी, मतलब दो ऐसा बॉल ले लिया, लोहे का दो बॉल ले लिए 1-1 केजी, और उसके बीच का दूरी 1 मीटर रख दिए। फिर से दो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास 1 केजी होना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। तो m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 केजी। m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 केजी, और डिस्टेंस कितना आ गया, 1 मीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दिया उन्होंने। देखो इधर ध्यान से, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो F इक्वल टू जी, इसका वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो सब 1 गायब हो गया। F इक्वल टू जी। अब उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया उन्होंने। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स आया उसी को जी बोला गया। फिर से कोई पूछा व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिफाइन करो, डेफिनेशन बताओ, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है यदि इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 केजी प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर। मतलब अगर 1-1 केजी के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर दूरी पर रखें तो जितना उनके बीच फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का, उसी को जी बोला गया। और ये बहुत कम लगेगा। देखो ये बहुत छोटा वैल्यू है, समझ रहा है, बहुत छोटा कैसे है। देखो 10 का पावर -11, मतलब ऐसा है 6.67 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 11, मतलब इसको 10 के पावर 11 से डिवाइड करो तो डेसिमल 11 प्लेस आगे चला जाएगा, तो 0.00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो इतना है वैल्यू। ओ माय गॉड, इट इज वेरी स्मॉल। ये इतना छोटा वैल्यू है जी का, इसीलिए खींच नहीं रहा है एक दूसरे को। हमने तुमको क्या बोला था, हल्के हल्के ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन लगता है बट वो चलते नहीं है, हमको चलते हुए दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फोर्स इज वेरी स्मॉल। ये देखो दो 1-1 केजी का अगर बॉल है तो उनके बीच इतना फोर्स लगता है, और इसी को जी बोल दिया गया। फिर से व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा, हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखें। डिफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। कोई बोला डिफाइन जी, जी का डिफिनेशन बताओ, तो बोलेंगे क्या, ध्यान से सुनो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखो जी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कब एनी टाइम, हमेशा क्या नहीं, हमेशा नहीं, इक्वल नहीं होगा। जब दोनों का मास 1 केजी हो, उसके बाद यहां लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses of 1 kg placed at distance 1 मीटर। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, द ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड। देखो अगर आप चाहो तो इसको शुरू से काट दो, इसको शुरू से काट दो इतना, और इसको अंत में लेके चल जाओ, यहां से चालू करो। देखो डायरेक्ट यहां से भी चालू कर सकते हैं क्या, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी डिस्टेंस 1 मीटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसको याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहां जो लिखा है उसको हम लिख रहे हैं। फिर से देखो क्या लिखे हमने, ग्रेविटेशन, इसको लिखा हमने, देखो इसको वर्ड्स में लिख दिए। देखो यहां पर इफ लगा दो, बात खत्म। इफ यदि दिस देन दिस, मतलब gravitational constant is equal to gravitational force between two objects having mass 1 kg and distance 1 meter। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग बच्चों, ध्यान से देखेंगे, नोट कर लिया आपने, एप्लीकेशन ऊपर से नोट कर लिए हैं। yg is called universal constant, yg is called बताओ बच्चों क्या जवाब है, क्या जवाब है इसका,
बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी या वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज फिक्स इन होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में जी का वैल्यू वही लिया जाएगा, चेंज नहीं होगा। अर्थ पे, मार्स पे, कहीं भी ले लो, जी का वैल्यू यही लेंगे, इसीलिए जी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में फिक्स। लिख लिए क्या, बताएं जल्दी जल्दी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां कहां लागू होता है, मतलब कहां कहां दिख रहा है अपने को, इसका एप्लीकेशन बोल सकते तुम या इंपॉर्टेंस भी बोल सकते। पहला है कि ध्यान से सुनेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक मैन खड़ा है। देखो यहां पर पृथ्वी तो गोल है ना, फिर ये मैन नीचे क्यों नहीं गिर रहा है फिसल के, क्योंकि इसको कौन बांध के रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। अर्थ तो ऐसे गोल गोल घूम रही है ना, स्पिन कर रही है, फिर भी वो चिपका हुआ है। किसकी वजह से चिपका हुआ है बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स से चिपका हुआ है ये मैन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को पृथ्वी पे बांध के रखती है, खींच के पकड़ के। मतलब इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है। हाँ बोलिए। दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों, दूसरा एप्लीकेशन है इसका, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। तो ये पृथ्वी है, गोल है, अब इसके चारों तरफ मून ऐसे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है भाई, मून भाग क्यों नहीं जा रहा है, तो मून को अर्थ पकड़ के रखा होगा, खींच के अपने चारों तरफ रखता है। किस फोर्स से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन हो गया मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। यानी सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो चल रहे हैं उसका मोशन। ठीक है। जैसे ये सन है और सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि सन इन सभी को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बांध के रखा हुआ है, सबको खींच रहा है ऐसे। अब बच्चों के मन में ऐसा सवाल आता है कि इसमें चला क्यों नहीं जा रहा है, तो बच्चों ये चल जाएगा तब जब वो रेस्ट में आ जाएगा। जब कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट को कोई खींचेगा तो उसके तरफ चला जाता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो गोल गोल घूमेगा। ठीक है। ये इधर जा रहा है, देखो ये इधर जा रहा था और इसको इधर खींच के रखे इन्होंने, तो गोल गोल घूमेगा। चलिए चौथा एप्लीकेशन हो गया बच्चों, चौथा एप्लीकेशन हो गया जो टाइड्स आता है। टाइड्स जानते होगा आप लोग, समुद्र की पानी बहुत ऊंचा उठ जाता है ऊपर और फिर नीचे गिरता है, समुद्री लहर बोलते हैं। टाइड्स क्यों आता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन अर्थ वाटर। पृथ्वी में जो पानी है समुद्र पे, समुद्र में देखो पानी है, अब क्या होता है कि मून क्या करता है, ग्रेविटेशन फोर्स से पानी को ऊपर खींचने लगता है, तो ये पानी की लहर ऐसा ऊपर उठ गई। बट वो जाएगा नहीं अर्थ छोड़ के, क्यों, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन पावर मून से ज्यादा है। कोई बोला क्यों ज्यादा है, तो तुमको पता है जिसका मास ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। कल ही पढ़ा रहे थे हम, तो मास अर्थ का ज्यादा है मून से, तो जा नहीं पाएगा पानी। लेकिन बहुत ऊंचा उठ के ऐसे गिरेगा जम से, तो क्या होगा, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशन है आपको आसपास दिख रहे हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, 2 बार केजी लिखा है तो मास दिया है, मतलब ये अर्थ है और ये मून है। मून छोटा है तो छोटा बना रहे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस दिया है बच्चों, कितना डिस्टेंस है वो तो दिया है 3.84 जो भी है। अब देखो ये इसको खींच रहा होगा और ये इसको, और तुमको हमने एक आइडिया सिखाया था कि तब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं तो फोर्स बराबर लगता है, फोर्स दोनों इक्वल लगाते हैं, बट चलेगा कौन, जो हल्का है। फिर से
फिर से क्यों क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/मास का, जिसका मास कम वो एक्सेलरेट ज्यादा होगी, वो चलेगा ज्यादा, लेकिन फोर्स तो इक्वल लगाते हैं। ये न्यूटन का लॉ भी है। क्या है न्यूटन का लॉ कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मतलब ये इस पे जितना फोर्स लगाए ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ये पक्का है। तो वही लॉ के हिसाब से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही होगा। पूछा है अर्थ ने मून पे कितना लगाया, मून ने अर्थ पे कितना लगाया, सेम, दोनों सेम। चलो तो हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स किसके बीच का, अर्थ और मून के बीच का, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो देखो फॉर्मूला है G m1 m2 यानी मास ऑफ वन अर्थ मास ऑफ मून और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। G का वैल्यू आप याद कर जाए 6.67 या 6.7 में लिखोगे चल जाता है, इंटू 10 का पावर -11। m1 कितना है, वो है m1 देखो 6 इंटू 10 का पावर 24 kg। m2 कितना है, वो है 7.4 इंटू 10 का पावर 22 अपॉन डिस्टेंस 3.84 इंटू 10 का पावर 5। अब देखो एक प्रॉब्लम है, देखो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर नहीं होता है ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है मास का किलो होता है तो इसमें भी किलो होगा, नहीं 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 नहीं, मास का यूनिट किलो ही होता है। तो अभी मिला था तुमको m1 का वैल्यू हो गया 6 इंटू 10 का पावर 24 kg बराबर, m2 का वैल्यू हो गया 7.4 इंटू 10 का पावर 22 kg। अभी तुमने पढ़ा था SI यूनिट ऑफ G, तो उसमें देखा होगा तुमने कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो देखो 3.84 इंटू 10 का 5 किलोमीटर है। अब देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3.84 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 3 मीटर ऐड हो जाएगा, 3.84 इंटू 10 का पावर 8 आ जाएगा। समझा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती कर दोगे तुम, ये 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते, बहुत इजी ट्रिक बता रहे, देखो सारे नंबर्स को एक साथ लिख लो और पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी पावर ऊपर है, देखो ऊपर का पावर सेम साइन रहता है और नीचे का पावर जब ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। देखो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 सारे नंबर हम लिख दिए। अब देखो 10 का पावर, ध्यान से देखना, 10 का पावर -11 फिर +24, जो साइन है ऊपर वाला सब सेम टू सेम, ऊपर का सेम साइन, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। और स्क्वायर छूट गया, देख रहे हो, ऐसे ही होता है घाई घाई में। एक सेकंड, अब ये स्क्वायर है बच्चों, तो आने दो इसको अंदर, ये हो जाएगा 3.84 इंटू 3.84। अब देखो मल्टीप्लाई में पावर का स्क्वायर नहीं होता है, 8 का स्क्वायर मत करना, पावर मल्टीप्लाई होता है, 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब ऊपर सॉल्व कर लेते थोड़ा सा हम लोग तब तक, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, 10 का पावर कितना आ जाएगा बताओ, 22 में से 11 चला गया तो 11 बचेगा, 11 और 24 ऐड कर लो तो 4 1 5 2 1 3 35, और ये 16 जाके ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे बच रहा है 3.84। सही है। अब बताओ 16 माइनस हो गया, 16 दूना 32 33 34 35 19 बचेगा, क्या माइनस कर रहे हैं, 19 है। अब ये बचेगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4। देखो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, क्यों, हम इसको अंत में अच्छे से करेंगे। कितना बचेगा, 19। अब सुनो ध्यान से समझना बच्चों, यहां एक डिजिट के बाद डेसिमल है, हाउ यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, कितना डेसिमल हो गया, 2। ध्यान से इस आइडिया को सीखना, नीचे भी 2 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कटता है। फिर से सुने, डेसिमल से डेसिमल कट गया, यहां भी 2 डिजिट, यहां भी 2 डिजिट खत्म, ये 2 डिजिट बचा, तो ये 2 डिजिट का डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाके 100 मल्टीप्लाई होगा, यहां का डेसिमल हटाओगे तो इंटू 100। फिर से समझ लें, आपने क्या सीखा है कि इसका डेसिमल हटाओ नीचे 100 10, इसका डेसिमल हटाओ नीचे 10, ऐसा सीखा आपने, ठीक है बच्चों। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन लें, हम क्या बता रहे हैं कि इसका एक डेसिमल, इसका एक डेसिमल, 2 डिजिट हुआ, इसका भी 2 डिजिट कट गया, 2 डिजिट 2 डिजिट, अब इसका 2 डिजिट बचा तो ऊपर हटा के ऊपर लिख दिए, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, बात वही होगा, देखो बात वही होगा। जैसे मान लो 7.4 है 6.4, तो या तो तुम डेसिमल से डेसिमल काट दो, या तो तुम्हारे पास उपाय है कि इसका डेसिमल हटाओ तो नीचे 10, इसका डेसिमल हटाओ तो ऊपर 10, 10 से 10 कटा, बात तो एक ही बना, दोनों का डेसिमल तो कट ही गया, ठीक है कि नहीं, समझ गया मेरा आइडिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे
तो ये फोर्स आ जाएगा, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। कितना आएगा जो भी आ रहा है, ये आ रहा आंसर दिख रहा है मेरे को 20.1 इंटू 10 का पावर 19। ध्यान से देखो भाई, देखो तो एक क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं, देखना ध्यान से कि a 1 kg object is placed on earth surface। अर्थ सरफेस, 1 किलो के ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पर रखा है, ठीक है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड टू दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये बताओ। गिवन क्या है आपको, तो रेडियस ऑफ अर्थ दिया है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6400 किलोमीटर होता है। देखो अर्थ का रेडियस, ये मेरे को याद है, इसको अपन किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो इंटू 10 का पावर 3 करेंगे, 306 होगा, ठीक है। 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर, और मास ऑफ अर्थ दिया है बच्चों 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, ठीक है। ये क्वेश्चन आप तो बनाओगे नहीं क्योंकि आप लोग पहले डरे रहते हो इस सवालों से, भारी है बोल के, बट बहुत आसान है, देखो थोड़ा समझते भी। ये अर्थ है, यहां पर एक केजी का ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस पे। तुमको हमने बताया था कि हर कोई भी चीज जो अर्थ पर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पे चिपका हुआ है, उड़ नहीं रहा है हवा में। तो ये इसको ऐसे खींच रहा होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ की सेंटर की तरफ। हमने भी बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, मतलब अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इधर खींच रहा होगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इधर खींच रहा होगा, ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। अर्थ का मास पता है, इसका मास पता है, तो दो मास है, एक को m1 मान लो 1 kg, एक को m2 मान लो, अर्थ को m2 मान लिए 6 इंटू 10 का पावर 24 kg। तो फॉर्मूला लगाएंगे F का G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि d का वैल्यू कितना हो, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, बताइए बच्चों, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। ओके बच्चों, तो ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि अर्थ है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है 1 kg का सरफेस पे, तो उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अर्थ तुमको खींच के रखी हुई है। बताओ क्या ये उड़ सकता है? नहीं। सोचो 9.8 न्यूटन, मतलब लगभग 10 न्यूटन, और तुमको 10 न्यूटन फोर्स से खींची है 1 kg को। तुम्हारा वजन तो 60 किलो है, तुम्हारा वजन तो 60 किलो है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी तुम पे कितना अर्थ फोर्स लगा रही? 600 न्यूटन। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 600 न्यूटन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए तुम अर्थ से उड़ नहीं रहे हो, अर्थ ऐसे गोल गोल नाच रही है, घूम रही है, फिर भी हम अर्थ से गिर नहीं रहे, फिसल नहीं रहे। क्योंकि ऐसा पूछता है कि सर हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हम फिसल क्यों नहीं जाते? जैसे कोई यहाँ पर कोई देश है, मान लो ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ वाला देश लोग फिसल क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि चिपके हुए हो तुम 600 न्यूटन से, 60 किलो अगर वजन है तो अपना आइडिया लगा लो। 1 किलो के वस्तु पे 10 न्यूटन अर्थ फोर्स लगा रही है, 1 किलो के वस्तु पे ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन फोर्स खींच के रखी अर्थ उसको। 2 किलो पे इसका डबल कर लो, 3 किलो पे 3 टाइम्स ऐसे, ठीक है। तो दूरी करके यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन था, डिस्टेंस क्या लोगे? तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक खींच के दूरी रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ अर्थ डाल दिए, फिर इसको सॉल्व किया और कुछ किए नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत सुंदर था, आपने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ध्यान देंगे तो बच्चों ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेट
कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects when या what will be gravitational force between two objects when, ऐसा लिखो, what will be, क्या होगा, what will be gravitational force between two objects when, अब पहला कंडीशन, when के बाद फर्स्ट कंडीशन क्या है, mass of masses, both masses get doubled, both masses get doubled, दोनों मास को डबल कर दिए। बी पार्ट, डिस्टेंस, ये कल हम बता रहे थे ऐसा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, डिस्टेंस डबल कर दिए। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस आधा कर दिए। अगला, डिस्टेंस डबल कर दिए, डिस्टेंस आधा कर दिए। both masses are doubled and distance are also doubled. E part, both masses are doubled and distance are halved. ठीक है, आखिरी एक, if one mass is double, if one मास इज ट्रिपल्ड करो, ट्रिपल बहुत डबल कर दिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं बच्चों और एक ही जैसे बनेंगे भी। तो ओरल बनाना हम आपको सिखा दिए थे, फिर से देख लो, ओरल बनाना सीख ले पहले। ओरल बनाना बहुत आसान है, इसको हम आपको जब पढ़ा रहे थे जब भी सिखाए थे। देखो, एफ का फार्मूला होता है Gm1m2 बाई डी स्क्वायर, ध्यान देंगे। पहला पढ़ो, बोथ मासेस गेट डबल, यानी इसको भी और इसको भी डबल किए, इसको डबल इसको डबल, तो 2 × 2 फोर्स कितना बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद होगा ना, मास बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, मास घटाएंगे तो ये घटेगा, और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, उल्टा बोलना है। तो देखो, मास पे है, दोनों मास को डबल किए, दोनों मास को डबल किए तो 2 × 2 फोर्स कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। आंसर ओरल बता दिया हमने। अगला, डिस्टेंस बिटवीन इज डबल, मान लो इसको डबल किए, इसको डबल किए, डबल मतलब बढ़ाए, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या बोलेंगे, फोर्स 4 टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि डबल मतलब इंक्रीज होता है, याद रखना। डबल मतलब मल्टीप्लाई विद 2, दैट इज इंक्रीज, तो ये इंक्रीज हुआ तो इसको बोलेंगे डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। फिर से देखो, डिस्टेंस इज हाफ्ड, डिस्टेंस इज हाफ्ड मतलब डिस्टेंस आधा हो जाएगा। जब डिस्टेंस आधा होगा मतलब कम हुआ, तो हाफ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो ये कम हुआ तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये कम हुआ तो ये 4 टाइम्स बढ़ेगा, समझा। हाफ मतलब कम हुआ तो ये बढ़ेगा। अगला, बोथ मास आर डबल एंड डिस्टेंस आर डबल, तो ये दोनों डबल किए, 2 का 2 जब 4, और ये भी डबल किए, तो ये भी 2 का स्क्वायर 4, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, नो चेंज। अगला, बोथ मास आर डबल्ड, दोनों को डबल किए, कर दिए, ठीक है। डिस्टेंस को आधा करो, तो डिस्टेंस को आधा करो तो 2 का स्क्वायर 4 होके ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 और ये 4 8 टाइम्स बढ़ेगा। एक मास को 3 टाइम्स बढ़ाओ, सिर्फ इसको 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो फोर्स भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर हमने ओरल कर दिया, अब हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो बच्चों, अगर ध्यान से आप देखोगे हम कैसे कर रहे हैं वैसा आपको करना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला लिख देना है, ठीक है, लिख दिए। अब ये फार्मूला ऐसा लिखना है, उसके बाद बोल रहा है बोथ मास इज डबल्ड, जिसको डबल करने बोला है, देखो मास, दोनों मास डबल, तो m1 का जगह पर डालना है 2m1, समझा, डबल बोला इसीलिए। 3 टाइम्स बोलता है तो 3m1,
मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डालना है, और m2 के जगह डालना है 2m2। इक्वल मत लिखना, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता ना, m1 m2 के इक्वल नहीं हो सकता, एरो लगाएंगे, यानी m1 के जगह पर 2m1 और m2 के जगह पर 2m2। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो वही रहने दो। अब देखो फोर्स को फिर से F लिख दिए तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मास चेंज हुआ है तो फोर्स भी चेंज होगा ना, इसलिए अगर यहाँ F लिखा है तो यहाँ पर F1 F डैश कुछ भी लिखो। क्या लिखना है बोलो? F डैश लिखें, F डैश। अब देखो G को चेंज नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। M1 को बोला है डबल तो 2m1 इंटू, फिर M2 को भी डबल तो 2m2। डिस्टेंस को चेंज करने नहीं बोला है तो ऐसा। अब जितने भी नंबर है उसको सामने ला लो, मल्टीप्लाई वगैरह करके या डिवाइड करना है तो 2 2 जा 4, ये आ गया 4 सामने। अंदर क्या बचा? Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या हम इसको F लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसके जगह पर वापस ये वैल्यू डाल देना है। तो देखो F डैश इक्वल टू 4 इंटू F। इसका क्या मतलब? इसका तो कोई मतलब बता देगा कि जो नया फोर्स है, तो ये हो गया न्यू फोर्स बाद में, और ये पहले था शुरू में इतना था, बाद में हमने मास को डबल किया, तो बाद का जो फोर्स है वो शुरू के फोर्स का 4 टाइम्स हो गया। तो यहां पर लिख दो फोर्स बिकम 4 टाइम्स। अगर जिसके पास दिमाग अच्छा है, जो समझता है कि मल्टीप्लाई से चीजें बढ़ती हैं, तो उसको ऐसा भी लिख सकता है, फोर्स बिकम के जगह लिख सकते हो इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। दोनों बात एक ही मीनिंग देगा, कोई गलत नहीं होगा। यहां पर लिखा है फोर्स 4 टाइम्स हो गया, अगर 1 बाई होता तो हम लिख देते फोर्स बिकम 1 बाई 4 टाइम्स, 1 बाई 4 पर। या अगर आप इंक्रीज डिक्रीज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मल्टीप्लाई में है तो लिख दो इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, और डिवाइड में रहेगा तो डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है, ये बन गया पहला क्वेश्चन, द ए पार्ट। फिर से अब बी पार्ट हम बना देते हैं एक बार, बी पार्ट नहीं, हाँ बी, तो बी पार्ट बना देना है। फिर से हर पार्ट को बनाने के लिए आपको पहले ये फॉर्मूला लिखना है एफ का, F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी D के जगह पर 2D डालना है। किसके जगह पर क्या डालना है? D के जगह पर 2D। चलो डालते हैं। तो F का फॉर्मूला F नहीं F डैश लिखना, देखना भूलना मत, दोनों तरफ F रहेगा तो F कट जाएगा ना, फिर गलत हो जाएगा। तो F डैश इक्वल टू G को कुछ मत करो, M1 को कुछ मत करो, M2 को कुछ मत करो, D के जगह पर 2D लगा के होल स्क्वायर करने से भूलना नहीं। अगर भूल गए तो तुम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, सर माना चाहिए तुमको, बिकॉज मैथ्स के स्टूडेंट कभी नहीं भूलते सब चीजें। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो Gm1 m2 अपॉन 4D स्क्वायर। तो ये 4 डिवाइड में है, 4 डिवाइड में है तो सामने 1/4 लिखना, डिवाइड में है तो ऊपर 1 मानेंगे। ऐसा नहीं कि कोई मूर्ख ऊपर 4 लिख दिया, गधे हो फिर तुम अगर ऊपर 4 कर दिए तो। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में वो कैसे चला गया अपने आप? कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, बेवकूफ जैसे मिस्टेक्स। तो Gm1 m2 बाई डी स्क्वायर। फिर क्या करना है तुमको पता है, इसका वैल्यू डाल देना है F। तो F डैश का वैल्यू आ गया, देखो 1/4F। बताओ बच्चों इंक्रीज लिखेंगे कि डिक्रीज लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंक्रीज लिखेंगे कि डिक्रीज लिखेंगे? बताओ फोर्स क्या लिखेंगे, इंक्रीज की डिक्रीज? जल्दी से बताओ। फोर्स डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। फोर्स जो है 4 टाइम्स घट गया, ठीक है, ओके, फोर्स 4 टाइम्स घट गया। क्या आप CDEF बना सकते हैं? तो ये समझ में आ गया होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। यहां पर आप बस गलती कर सकते थे, वो भी हमने आपको बता दी, रेसिप्रोकल होगा। ये C हो गया बच्चों। अब देखते हैं D। तो ये लाइन मेरे को नहीं मिटाना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए D, बोथ मासेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस आर डबल्ड। देखो पहले F का फॉर्मूला लिख दो, Gm1 m2 बाई डी स्क्वायर। बोथ मासेस आर डबल्ड मतलब M1 को भी 2m1 करो, डबल मतलब 2 नहीं। अब बार बार बोल रहे हैं बच्चों, ये गलती मत करना कि M1 की जगह 2 डाल दिए। डबल का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वैल्यू 2 डालना है। डबल मतलब पहले जितना है उसको 2 से मल्टीप्लाई। पहले M1 था तो 2m1, और M2 के जगह पर 2m2, और डिस्टेंस आर डबल यानी डिस्टेंस के जगह पर 2D। सब वैल्यू रखो इसमें।
तो एफ डैश बोल सकते हैं जी, m1 के जगह 2m1 मल्टीप्लाई m2 के जगह 2m2 अपॉन डिस्टेंस के जगह 2d का स्क्वायर। ये देखो ऊपर आ रहा है 2 2 जब 4 g m1 m2 बाई नीचे भी 2 2 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पर जल्दीबाजी में काट के शायद आपने 0 कर दिया, बट ये 4 4 कट के 1 होता है, ठीक है। और इसके जगह हम लोग डाल देंगे f, मतलब कि f डैश इक्वल टू f, मतलब पहले जितना था अभी भी उतना ही, तो नो चेंज लिखेंगे, नो चेंज इन फोर्स, कुछ भी फोर्स नहीं बदलेगा, जितना था उतना ही रह गया। ई नंबर, बोथ masses are doubled and distance are half। तो बोथ masses are doubled, फिर से लिखो f का फॉर्मूला g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। बोथ masses are doubled मतलब m1 के जगह 2m1 और m2 के जगह 2m2, बट डिस्टेंस को हाफ मतलब डिस्टेंस के जगह d बाई 2 रखो। तो f डैश बोलेंगे या f1 बोलो, कुछ भी बोलो, f मत बोलो क्योंकि फोर्स चेंज हो सकता है। तो g m के जगह 2m1 मल्टीप्लाई 2m2 अपॉन डिस्टेंस के जगह d बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 2 2 तो 4 सामने आ जाएगा, नंबर को सामने पहले, नीचे देखो d बाई 4 आएगा स्क्वायर, जैसा अभी मिला था थोड़ी देर पहले। इसको भी अगर तुम 4 से 4 काट दिए तो गलती, ध्यान रखना है कि नीचे 1 अपॉन है, ये 1 अपॉन है, ये पलट के ऊपर आ जाएगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ये जो थर्ड फ्रैक्शन होता है दिख रहा है 1 2 3, वो ऊपर आ जाता है, 4 4 जा 16 आ जाएगा, एंड f डैश बिकम 16 इंटू f। एंड यहां क्या लिखना चाहिए था, फोर्स इंक्रीज बाय 16 टाइम्स, लिख लें आप, जगह नहीं है मेरे पास, फोर्स इंक्रीज बाय, यानी 4 इंटू 4 तुमने 8 लिख दिया, सही बोल रहे हैं। और ये कॉमन, और ये पता है बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है, और बोले तो बहुत बेवकूफ बड़ा मिस्टेक भी है। तो अक्सर बच्चों को हम देखते हैं 3 इंटू 3 6 लिखते हैं, अजीब है यार, 3 इंटू 3 6, हम बहुत सालों से देख रहे हैं। 4 इंटू 4 8, अरे तेरी 4 2 जा थोड़ी हो, 4 इंटू 2 नहीं। ये सब छोटी छोटी गलतियों को प्रैक्टिस से सुधारे। इफ वन मास इज ट्रिपल, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो एक मास को ट्रिपल, एक मास को, सिर्फ एक को, यानी m1 को मान लो 3m1, बस रख दो इधर, काम खत्म। ये तो आसान था, F डैश जी 3m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, 3 बार जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे 3 इंटू एफ, मतलब फोर्स इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, फोर्स इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। चलिए, तो आप सभी लोगों का होमवर्क है, ध्यान से सुन ले, दिस इज योर होमवर्क। सब डबल को ट्रिपल कर लो और सब हाफ को 1/3 कर लो। फिर से, सब डबल को ट्रिपल कर लो और सब हाफ को, दो मासेस इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स, हाँ, और डिस्टेंस इज 1/3, 1/3 मतलब 1/3। बोथ मासेस आर ट्रिपल एंड डिस्टेंस आर डबल, एक जगह डबल रहने देते हैं, ठीक है। एंड बोथ मासेस आर हाफ्ड, कल बताना आते बराबर। एंड डिस्टेंस को क्या करे बोलो, डबल कर दे क्या, डबल कर दो, चलो सर, ओके। वन मासेस इज हाफ। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपने ईमानदारी से किया तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा, इतना हम पढ़ा भी रहे हैं उतने दिनों से। ये 1/3 लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, 1/3 मतलब 1/3 होता है।